हेलो, दिस इज आनंद सिंह उपाध्याय और आप सभी का आंसू का साइंस क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो कि क्लास 9 केमिस्ट्री से लिया गया है। चैप्टर नंबर 3 है। तो जब हम स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें देखे थे केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन एंड ऑल्सो it is the study of atoms and molecules. That is, chemistry is all about the study of atoms and molecules. ठीक है। तो जो इंडियन ग्रीक फिलोसफर थे और ग्रीक फिलोसफर थे, वो हरदम जानने की कोशिश रहते थे कि मैटर जो है वो मैटर बना हुआ किससे है, मैटर के अंदर क्या है। और वो जो स्मॉल पार्टिकल जो उन्होंने नाम जो दिया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं, क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं, एक एटम दूसरे एटम से किस तरह कंबाइन करता है। तो सारा आंसर हमको इस चैप्टर में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ फिलोसफर का क्या कहना था। तो उसमें से सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़। तो ये अराउंड 500 बीसी का बात है। अराउंड 500 बीसी का बात है। उनका कहना था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाए, सपोज ये मैटर है, मैटर को हम डिवाइड करते जाए, तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर हमको ये मिलेगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर ये मिलेगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, और फर्दर डिवीजन होते जाएगा। और फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे इस मैटर का जो स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्ट मिलेगा वो आगे जाके डिवाइड होना बंद कर देगा। यानी कि ये जो पार्ट है वो इनडिविजिबल है, ये जो पार्ट है इनडिविजिबल है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो ऐसा समय आएगा जो पार्टिकल है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन हुआ है डिवीजन के बाद, वो डिवाइड करना बंद हो जाएगा। और उस पार्टिकल का उन्होंने नाम दिया था परमाणु। और एक और इंडियन फिलोसफर थे, जिनका नाम था पकादू कटेयामा। इनका कहना, ये इस थ्योरी को कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मैटर है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको परमाणु बोलेंगे, इस थ्योरी को वो और एलोबरेट किए और बोले ये जो परमाणु है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, ठीक है, एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। तो दो फिलोसफर का बात देख लिए कि एक महर्षि कन्नड़ है, जिनका कहना था कि अगर हम मैटर को यानी कि पदार्थ को डिवाइड करेंगे तो लास्ट स्टेज आएगा, वो जो पार्टिकल ऑब्टेन होगा वो इंडिविजिबल होगा, और उस इंडिविजिबल पार्टिकल का उन्होंने नाम दिया था परमाणु। और एक और इंडियन फिलोसफर थे, उनका नाम था पकादू कटेयामा। उनका कहना था कि ये जो परमाणु है, इसी थ्योरी को वो और एलोबरेट किया और बोले ये जो परमाणु है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो और हम लोग देखते हैं कुछ और ग्रीक फिलोसफर क्या कहते हैं, क्या उनका भी यही कहना था या कुछ अलग है। ठीक उसी समय में जो ग्रीक फिलोसफर जिनका नाम था डेमोक्रिटस और लिकोपस, उनका भी यही कहना था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे
तो एक स्टेज आएगा, स्टेज विल कम, एक स्टेज आएगा जहां पे वो मैटर जो है या जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन होगा, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन होगा वो इंडिविजिबल होगा, वो इंडिविजिबल होगा। मतलब इंडिविजिबल मतलब डेट कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड, डेट कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड, जिसको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सब डिवाइडेड। और डेमोक्रिटस जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम रखती है, ठीक है। लेकिन ये जितना भी फिलॉसफी था, चाहे वो इंडियन फिलोसफर का हो या ग्रीक फिलोसफर का हो, उनका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही 19वीं सेंचुरी स्टार्ट हुआ तो साइंटिस्ट लोग इस पे काम करने लगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे काम करने लगे कि एटम्स एक दूसरे से कंबाइन किस तरह करता है, ठीक है। तो जब 19वीं सेंचुरी खत्म हुआ तो बहुत सारे जो रहस्य है उनका पता चला, और हम लोग ये भी जान पाए कि जो एक एटम है दूसरे एटम से किस तरह कंबाइन करते हैं, और किस लॉ कॉम्बिनेशन का कौन सा लॉ उसको गवर्न करता है, और इसी के कारण लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड, एलिमेंट के कंबाइन होने से जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो मेनली उनको गवर्न करते हैं ये बेसिक 5 लॉज। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि 1774 में एंटोनियो लेवोजियर द्वारा दिया गया था। फिर है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इट इज गिवन बाय जोसेफ फ्रॉस्ट इन 1779। देन थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था 1803 में। फिर है गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो कि 1808 में दिया गया था बाय जोसेफ लुइस गे लुसेक। फिर है एवोगाड्रो लॉ which is given by Avogadro in 1811। अब हमको जो क्लास 9 के लेवल में पढ़ना है वो ये दोनों लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बाकी ये 3 लॉ जो है वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 11 में पढ़ेंगे, 5 लॉ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लास 9 में हम लोग सिर्फ 2 लॉ को देखेंगे। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसको हम लोग देखते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो जैसे पहले ही हम लोग देखें कि ये लॉ जो है वो एंटोनी लेवोजियर के द्वारा दिया गया था 1774 में। तो ये लॉ बोलता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेड इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट होता है। दैट इज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, mass can neither be created nor be destroyed during chemical reaction, that is total mass during chemical reaction remains constant. Total mass
ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन mass of reactant is equal to mass of product। mass of reactant is equal to mass of product। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इस लॉ का कोई लिमिटेशन है। तो हाँ, इस लॉ का लिमिटेशन है न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर छोड़ दे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो अगर कोई हमें लिमिटेशन पूछे तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट एप्लीकेबल। तो नेक्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन विच इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। आई हैव रिटन हियर प्रोडक्शन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है।